Night hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Okay, dear students and viewers, my heartfelt greetings to you people on 77th Independence Day. हम आपको 77 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये 15 अगस्त हमें हमेशा अपने दायित्वों की याद कराता है। हमने कभी पिछले कुछ वर्षों से मैंने इस डेट को मिस नहीं किया। आप लोगों से मिलने की एक चाहत होती है कि आपसे थोड़ा कम्युनिकेट करें, संवाद स्थापित करें। इससे पहले मैंने बहुत सारे इश्यूज जो 15 अगस्त या इंडिया की इंडिपेंडेंस से है उसको हमने कवर किया है और आप लोगों ने बहुत इंथुजियास्टिकली आप मेरे लेक्चर को अवेट करते हैं और सुनते हैं। तो हमने 75th में, हमें याद है जब 75th इंडिपेंडेंस डे था तो हमने 75 वर्षों में भारत ने जो तरक्की की या इंडिया हम कहां से कहां पहुंच गए, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, इन सभी का आकलन we have stated all these things. But my friends, my today's lecture is something different, but just you can say mind boggling and eye opener, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अभी ऐसा एरिया है वर्ल्ड हिस्ट्री का जिस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जब वो पीएचडी करने लगते हैं तो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर कौन सा टॉपिक पीएचडी में चुनूं। तो जो पीएचडी करना चाहते हैं और विशेषकर जो इंडियन हिस्ट्री का भी, अगर कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री से जो करना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से करना चाहते हैं, इस एरिया को चुन सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू बिपिन चंद्रा ने किया था 2000 में, जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा था, और इसके बाद रामचंद्र गुहा उन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी लिखा, और वो वास्तव में बहुत ही, वो कह सकते हो कि इंसाइक्लोपीडिक बुक है जो इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जो 2007 में उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा उसमें एडिशन किया हुआ है। इसके बाद तो खैर बहुत सारे बुक्स लिखे गए। पहले ऐसा माना जाता था कि 15 अगस्त 1947 को हिस्ट्री समाप्त हुआ और सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या बाकी सब्जेक्ट शुरू हो गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना पड़ गया। अब कॉन्सेप्ट यह है कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री का, समकालीन इतिहास, क्योंकि बाकी जो विषय होते हैं वो किसी न किसी एक पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पर्सपेक्टिव को, कोई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा एवरग्रीन सब्जेक्ट है जो सारे पर्सपेक्टिव को लेकर चलता है। इसलिए आज ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए मैं सीधा आपको टॉपिक पर लाता हूं। हमारा टॉपिक है भारत की स्वतंत्रता ने विश्व को कैसे बदला। मतलब अब तक सिर्फ हम यह देखते आए कि पिछले 77 ईयर्स में हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, उसका आकलन करते आए। डिफरेंट सेगमेंट्स में मैं देखता हूं कि चर्चा होती है कि हमने डोमेस्टिक फ्रंट पर क्या पाया, सोशल जस्टिस के फ्रंट पर क्या पाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रंट पर क्या पाया। तो सारे एरियाज को हम लोग कवर करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस पहलू पर नहीं जाता है जो 15 अगस्त 1947 वाज अ रेड लेटर डे इवन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व इतिहास में भी एक बहुत ही बड़ा दिन है। क्यों? इसकी वजह बताता हूं। हम आपके सामने 5 इशू उठाएंगे, 5 इश्यूज, और ये 5 इश्यूज के आधार पर आप स्वयं आकलन करना कि हमारी स्वतंत्रता ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। मतलब इट वॉज जस्ट अ रेवोल्यूशन, अ ग्लोबल रेवोल्यूशन इन वन सेंस, कि मतलब इसने हमारे पूरे विश्व के जो विश्व इतिहास है उसको एक नई दिशा दे दी। जैसे पहला हमारा टॉपिक होगा, इश्यू होगा, एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट पावर, द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब कि हमने साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध लड़ने का एक वैकल्पिक तरीका अपनाया, और वह वैकल्पिक तरीका क्या था? अहिंसा, अहिंसात्मक पद्धति। और दूसरा इश्यू मैं उठाऊंगा
कि हमने क्या दिया, पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो हमारे, जब हमें आजादी मिली थी तो आपको पता है कि लगभग 3/5 पार्ट ब्रिटिश इंडिया का रहा था, जो बाद में इंडियन डोमिनियन के रूप में पाकिस्तान से बंटने के बाद स्थापित हुआ। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको 2/5 पार्ट था पूरे इंडिया का, जो प्रिंसली स्टेट्स या स्वतंत्र राज्यों के अधीन था। तो उनको फिर अपने एम्बिट में लेना, ये भी हमारे लिए एक, इसमें हमने कौन सी नीति अपनाई, क्योंकि इसका इंपैक्ट की बात मैं कर रहा हूं। तीसरा, इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भारत ने कैसे प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण किया। और चौथा, कि एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ नेशन बिल्डिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राष्ट्र निर्माण की एक वैकल्पिक पद्धति जिसे हम विविधता में एकता का नाम देते। और फिफ्थ एंड लास्ट वन, नॉन अलाइनमेंट रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला। इंडिया की स्वतंत्रता वह नजीर था, वह टेम्पलेट था जिसे वर्ल्ड को सीखना था। और खासकर एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इंडिया ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स छोड़े। तो चलिए हम वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग द टोटल 5 इश्यूज, और बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ही लेमैन टर्म में मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह बात समझा दूं। देखिए, पहली चीज है एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आप कहेंगे तो प्रतिरोध की एक वैकल्पिक, प्रतिरोध की एक वैकल्पिक पद्धति। किसके विरुद्ध प्रतिरोध की? तो साम्राज्यवादी शक्ति, वैकल्पिक पद्धति। और वो क्या है? अहिंसा, अहिंसा एवं सत्याग्रह, जो अहिंसा पर ही आधारित। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे बहुत सारे ऑडियंस सामने आ जाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आज के इस मस्कुलर नेशनलिज्म के टाइम में नॉन वायलेंस की बात करना, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पच पाएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम यह नहीं कह रहे कि अहिंसात्मक पद्धति से ही भारत को आजादी मिल गई और बाकी पद्धति का योगदान नहीं। बाकी पद्धतियां, चाहे हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनका भी योगदान है, हमारा जो पॉपुलर मूवमेंट हुआ, पेजेंट्स हुआ, ट्राइबल्स हुए, और भी बहुत सारे मतलब इस तरह के प्रोटेस्ट हुए। अब INA जैसे फौज ने, जिसने ब्रिटिश को अपनी ही सेना में आस्था को हिला कर रख दिया, या फिर नेवल म्यूटिनी, नौसैनिक विद्रोह, जिसने ब्रिटिश की रही सही आशा को भी धूमिल कर दिया। इस सारे फैक्टर्स भारत की आजादी के लिए उत्तरदायी है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पहलू पर ध्यान दिलवाना चाहता कि हमारी स्पेशलिटी क्या है। जहां तक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का सवाल है तो दुनिया में नया नहीं था। अब जाइए, आप आयरलैंड जाइए, आयरिश रिबेल्स हमारे रेवोल्यूशनरी से पहले से एक्टिव थे। कम्युनिस्ट पहले से एक्टिव थे, जो रेवोल्यूशनरी तरीका यानी वो क्रांतिकारी तरीका अपना के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उससे पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे रशियन निहिलिस्ट थे, उन्होंने भी इस तरीके को अपनाया था। इट वॉज नॉट एन इनोवेटिव मेथड। हाँ, ये जरूर है कि हमने भी उस मेथड को अपना लिया। या फिर आप कहेंगे वायलेंट पॉपुलर मूवमेंट, मतलब कि विस्फोटक जन आंदोलन, यह भी दुनिया में कोई नई बात नहीं थी। हर जगह टाइपिंग रेबेलियन देखिए, किसानों ने उसी तरह का किया। या बाकी दुनिया में आप देखेंगे तो इस तरह के वायलेंट मेथड के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाए। पहले भी ब्रिटिश रेजिस्टेंस ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध, या ब्रिटिश शक्ति ना कहले साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध, जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो रेजिस्टेंस पहले भी होता था। ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे यहाँ इंडिया में सिविल रेवेलियन हो रहा था। लेकिन जो हमारा मेथड ऑफ रेजिस्टेंस था, वो मेथड ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल ही डिफरेंट था। क्योंकि जो इससे पहले जो सिविल रेवेलियन होते थे, उसकी विशेषता होती थी कि लोग जाते थे वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ही वह प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए दबा देना बहुत मुश्किल नहीं होता था। हमने जो नॉन वायलेंस की पद्धति अपनाई, उसकी स्पेशलिटी ये थी
कि भाई हम मतलब अहिंसक हैं, हमारा दिल बिल्कुल ही साफ है, आप लाठी भी चलाओगे तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, आप तमाचा भी लगाओगे तो हम उसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो पद्धति थी ये पूरे विश्व में अनोखा था, क्योंकि ये पद्धति राजनीतिक नेता के लिए थी ही नहीं। दिस मेथड इज सिंपली प्रिस्क्राइब्ड फॉर a saint and a spiritualist, you can say, uh, 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 what you can call ऋषि महात्मा एज ए सेंट। तो इनके लिए मेथड था। जैसे आप देखो ना, दुनिया में गांधी ने इस तरीके को अपनाया। गांधी से पहले इस बात को प्रिस्क्राइब कौन कर चुके थे? जो कर चुके थे कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, ऑल वेयर बेसिकली द सेमी स्पिरिचुअल सोशल थिंकर। वो सभी आध्यात्मिक अर्ध आध्यात्मिक वो सामाजिक चिंतक थे, सोशल साइंटिस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लियो टॉल्स्टॉय जो रशिया के थे, या जॉन रस्किन यूएसए, या इमर्शन। तो इन चिंतकों ने जो बातें सोची थी एक निजी संत के रूप में, गांधी जी ने उसको पॉलिटिक्स में लागू कर दिया। अब देखो, हम यहां पर ये नहीं कर रहे हैं कि भाई गांधी जी के इस मेथड के कारण ही सब कुछ हुआ, हम इसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि यह एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो इंपीरियलिस्ट पावर थे वो बहुत इस मामले में उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि भाई आप प्रोटेस्ट करोगे, हम कोई ना कोई रूप में उसको दबा देंगे। आप पत्थर चलाओगे, मोस्ट वेलकम, आप पत्थर चलाओ ताकि हमें गोली चलाने का मौका मिले। अब जब एक पीसफुल मॉब जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह करता है, नमक बनाता है पीसफुल तरीके से, पुलिस लाठियां चलाती है, वो अपना हाथ भी बचाव के नहीं उठाता है। और जब वो एक के बाद दूसरे सत्याग्रही गिरते हैं और फिर नए खड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। जो अमेरिकन पत्रकार मिलर इस पूरे समाचार को यूरोप और अमेरिका के अखबार में उसको पब्लिश करता है और उससे खलबली मच जाती है। ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ जाती है कि दुनिया को क्या जवाब दूंगा, अब तक हम अपने आप को ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर के रूप में, और इंडिया में हम सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंडियन को ट्रेन कर रहे हैं। मतलब इंडिया को हम स्वराज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तक तो हमने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया था, अब तो हमारी कलई खुल गई। यहाँ इरविन की हालत खराब है, वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थिति बुरी है। तो मतलब यह है कि इसका कोई, चूंकि हमने उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, उनके जितने हथियार हैं वो हमारे इस नॉन वायलेंस का जवाब नहीं दे पाया। अब जब हमें आजादी मिली तो पूरी दुनिया को एक नजीर मिल गया कि भाई यह भी एक प्रोटेस्ट का तरीका हो सकता है, और कई देशों ने इसको अपनाया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जो साउथ अफ्रीका, जैसे अल्बर्ट लुथुली वहां के नेता थे, उन्होंने रंग भेद जिसको अपार्थाइड कहते उस नीति के विरुद्ध अपनाया। उसी प्रकार से एक मार्टिन लूथर किंग हुआ करते थे, ब्लैक लीडर अमेरिका में, जब उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया तो उन्होंने भी इस तरीका को अपनाया, गांधीवादी तरीका को। और दुनिया में ये तरीका जो भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई में, तो हमने कई तरीके अपनाए। फिर मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि हम यह बोल रहे हैं कि यही तरीके से हमने केवल आजादी पाई, लेकिन यह एक ऐसा तरीका था जो सिर्फ हमने अपनाया था, दुनिया में हमसे पहले किसी ने नहीं अपनाया था। इसमें हम दुनिया के लिए नजीर बन गए, और कई देशों ने, एशियो अफ्रीकन कंट्रीज ने इस पद्धति का समय समय पर प्रयोग किया। हमने दुनिया को यह चीज दी। ओके, तो हमारा ये हुआ पहला, हमने टेम्पलेट बनाया। और यह साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए, साम्राज्यवादी मतलब उनका जो एम्पायर है वो एक कॉटन एम्पायर सिद्ध हुआ, क्योंकि इस पद्धति का जवाब उनके पास नहीं था। बाकी जितनी भी प्रोटेस्ट थे सभी का जवाब था। वो तो चाहते थे हम वायलेंस करें ताकि वो हमें गोली से मार दे, फांसी पर चढ़ा दे और उनका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हमने एक ऐसी पद्धति भी दी जिसका जवाब उनके पास नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब कहोगे भाई ये एक नजीर क्या है, इसका भी मैं उदाहरण बताता हूं। चलिए मैं आपको एक चीज, मैं एक मैप दिखाता हूं। देखिए, ये उठा इंडिया का मानचित्र जो आजादी के समय थी। इसमें आपको दिखता है कि ये जितनी भी पिंक कलर है
ये प्रिंसली स्टेट्स, और जो येलो कलर है वो ब्रिटिश इंडिया है। तो बताइए 563 के लगभग स्टेट्स बचे हुए थे, और अगर वह स्वतंत्र रह जाते तो आजादी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि विशेषकर जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो वह इस सुपर पावर या उस सुपर पावर के पैरोकार बन जाते और अपने यहाँ मिलिट्री आर्सेनल्स और जो मिलिट्री बेस है माने सैनिक अड्डे बना लेते, और हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में शीत युद्ध पहुंच जाता। तो खैर ये तो संभव ही नहीं था। ये तो नेशन, ओ सॉरी, हमने एक दूसरा मैप लाना है, ये वाला, ये। तो एक तरह से ये सब, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, मतलब ये प्रॉब्लम का समाधान नहीं था आजादी मिलने के बाद। अब चलिए, हमने जो प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया, लगभग 15 मंथ्स लगे। इसमें एक नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का, जो वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ही वॉज नॉट द सिंगल वन आर्किटेक्ट। वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का तो रियली बड़ा ही इलस्ट्रियस कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, पॉपुलर मूवमेंट का प्रेशर था, और भी लीडर्स थे, उनका योगदान था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमने 15 महीने के लगभग लगे, और हमने प्रिंसली स्टेट्स का जो देसी रियासत है उसका शांतिपूर्ण तरीके से, एक दो जगह हमें सेना भेजनी पड़ी, जैसे 1961 में पुर्तगीजों के अधीन सेना भेजनी, पुर्तगीजों के अगेंस्ट में सेना भेजनी पड़ी, क्योंकि पोर्चुगीज तैयार नहीं थे गोवा को वैकेट करने का। लेकिन चलो, तो फॉरेन कंट्री वाला मामला है। लेकिन इधर हमें प्रिंसली स्टेट्स में आर्मी कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं हुई। एक्सेप्शन इज हैदराबाद, जहां पुलिस एक्शन हुआ। लेकिन एक सुखद स्थिति यह रही कि वहां भी जब हमारा पुलिस एक्शन हुआ, जिसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ के जवान जब वहां पहुंचे, सीआरपीएफ नहीं, सॉरी, वहां पर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कुछ और जवान थे, जो एक तरह से कह सकते हो तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से, दे वर नॉट द प्रॉपर सोल्जर्स। तो जब वो वहां पहुंचे तो बिना फाइट किए हुए निजाम ने हैदराबाद को समर्पण कर दिया। तो वहां पर भी कम से कम ब्लड गिरने की नौबत नहीं आई। सो दैट इज कॉल्ड अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ऐसी रक्तहीन क्रांति थी। अब बताइए कि 5000 स्क्वायर माइल्स हमने इंटीग्रेट किए, एक बूंद रक्त नहीं बहाया। दुनिया के लिए एक नजीर था, एक बूंद रक्त नहीं, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। आपको मैं एक बताऊं, एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक फॉरेन विजिटर ने दिया, निकिता क्रुश्चेव। ही वाज रशियन प्रेसिडेंट एंड द, यू कैन से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यू कैन से। तो वह इंडिया को विजिट किया 56 में। तो 56 में उसने एक बात कही इंडिया के बारे में। उसने कहा कि भाई, तुम इंडियन लोग रियली, यू इंडियंस आर रियली यूनिक, यू हैव एबोलिश्ड द प्रिंसली स्टेट्स विदाउट एलिमिनेटिंग द किंग्स। मैंने, आप दुनिया में पहले ऐसे नजीर हो जिसने देसी रियासत, जो स्वतंत्र भारतीय राज्य थे, उनको तो समाप्त कर दिया आपने, लेकिन आपने यहां के शासकों को समाप्त नहीं किया। उन सबको ओहदे दिए, किसी को राज प्रमुख, उपराज प्रमुख बनाया, फिर पर्स दिया, उन्हें अपने गुड ट्यूनिंग में ली। और ये जो किंग्स थे वो आगे आपके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस के पार्ट बनते हैं, इंडिया के एम्बेसडर्स बन के फॉरेन कंट्री जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे बिकेम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडियन लाइफ। ऐसा आपको दुनिया में एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अब देखिए, कहेंगे क्या, तो उससे पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं, शायद मेरी बात आपको सही लगेगी। देखिए, यह है चाइना, और ये कब का चाइना है? सो आई एम हियर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ 1920 एंड 1930 चाइना। तब यहां पर एक कुमिंगतांग पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब चाइनीज हिस्ट्री आप देखोगे, और उसका लीडर हुआ करता था चियांग काई शेक। लेकिन चलिए, लेनिन की मध्यस्थता से जो सोवियत रूस का प्रधान था, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी वहां का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सीसीपी जो था, और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुमिंगतांग पार्टी के बीच एक अलायंस बना था, क्योंकि लेनिन ने दोनों को मिलाकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। अब क्या हुआ कि भाई, ये जो आप देख रहे हो, ये उत्तरी चाइना, यहां पर बहुत सारे वार लॉर्ड्स थे, सामंत की तरह थे। जैसे अब चाइना का एक अलग इतिहास है, उधर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि 19वीं सेंचुरी में जो इंपीरियलिस्ट पावर थे, साम्राज्यवादी शक्तियां थी,
उन्होंने चाइना पर अपना वर्चस्व, हेजेमनी स्थापित कर लिया था और एक तरह से अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया था। तो जो वेस्टर्न या जो पावर्स थे, जो एक ग्रुप ऑफ पावर्स, दे had been continuously exploiting China and collectively. And here you will find a very unique example that all the imperialist powers were cooperating with each other in course of the exploitation of China. मतलब ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी वह चाइना को शोषण करने में आपस में सहयोग कर रही थी। ऐसा एग्जाम्पल आपको विरले मिलेगा, क्योंकि अधिकांश तो उनके भी स्वयं इन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। खैर एनीवे, उधर में नहीं जाना। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे चाइना के, वह एक तरह से प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो गए थे और वॉर लॉर्ड्स की तरह, क्षेत्रीय सामंत की तरह स्थापित हो गए थे। उनके पास मिलिट्री आर्सेनल्स थे, एक मिलिट्री बेस था, सब कुछ था। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कुमिंगतांग पार्टी दोनों ने मिलकर यहां नॉर्थ की तरफ एक नॉर्दर्न एक्सपेडिशन किया था। उसका उद्देश्य था चाइना को यूनिफाई करना। इसमें इतने रक्त बहे, इतनी हिंसा हुई, इतना वायलेंस हुआ कि आज भी उसको याद किया जा सकता है। आप यही समझिए कि अगर हमारा प्रिंसली स्टेट्स की जगह चाइना या दूसरे कंट्री होते तो पता नहीं कौन सा न्यूज फ्लैश करता, किस तरह से उस प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता। लेकिन सक्सेस ऑफ इंडिया ले इन द फैक्ट दैट कि वी हैव डन इट थ्रू पीसफुल निगोशिएशन। एक वायलेंस का एग्जांपल मैं और देता हूं, ये देखो यूएसए। जब 13 कॉलोनीज यूएसए के स्वतंत्र हुए थे, इतने ही थे, इतना सा उनका साइज था। अब देखिए, और आज जो आपको 50 स्टेट्स दिख रहे हैं यूएसए के, जिनको आप संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यह बने वेस्ट की तरफ विस्तार। जब उन्होंने पश्चिम की तरफ विस्तार किया तो कुछ क्षेत्रों को परचेज कर लिया, कुछ को मिला लिया, कुछ को दबा दिया। वहां के जो इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो देशी लोग थे, रेड इंडियंस, उनको एक्सपेल कर दिया, उनको मारा पीटा, उनके साथ बहुत सारे मतलब जिस तरीके से हो सकता है हर तरह के वायलेंस का प्रयोग किया। लेकिन बहुत अच्छा उस पर एक मुहावरे का मुलम्मा चढ़ा दिया। वो क्या है? मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भाग्य से साक्षात्कार करो। मतलब उनका कहना था कि हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए अपने भाग्य से साक्षात्कार कर रहे हैं। तो दे हैव गिवन द स्लोगन ऑफ द मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भाग्य के साथ साक्षात्कार करो। और इस तरह से उन्होंने जो ये यूएसए बना, तो इतने वायलेंस के बाद यूएसए बना। ये हियर यू फाइंड द, यू कैन से द largest, or you can say the most appropriate examination of the largest land grabbing movement। मतलब दुनिया में भूमि का अधिग्रहण इससे बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी पीसफुल नहीं था, यह वायलेंट था। अब आइए तब पता चलेगा कि हमारा पीसफुल था। अगर यही वे कंट्री होते तो पता नहीं किंग्स और प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या होता। खैर चलिए, आपके मन में सवाल यह खड़ा होगा, इससे दुनिया को क्या? दुनिया को है जैसे जिस तरह हमारे यहाँ 563 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाकर छोड़ा हुआ था और हमारे देश का बाल्कनाइजेशन यानी टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते थे, यही नीति उनके साथ अधिकांश एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ रही थी। हर जगह उन्होंने इंडिपेंडेंट इनक्लेव बना दिया था। तो हमने तो पीसफुल निगोशिएशन से विद द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द थ्रेट एज वेल एज परसुएशन, हमने ऐसा नहीं कि चेतावनी नहीं दी, हमने थ्रेट भी किया जब जरूरत पड़ी तो, कि भाई हम सहन नहीं करेंगे आपकी आजादी को। लेकिन हम उनको एक रास्ता दिया ताकि हमसे निगोशिएट कर सके। अगर यह तरीका यहां पर एशियो अफ्रीकन कंट्री ने हमसे नहीं सीखा, और उन सभी के यहां प्रॉब्लम था, सभी के यहां इंडिपेंडेंट इनक्लेव्स थे, लेकिन उन्होंने वहां पर फोर्स को ज्यादा तरजीह दी। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश देशों में सिविल वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया, अधिकांश देशों में, और हम उस गृह युद्ध से बचे। क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं था, 50 स्टेट्स ऐसे थे जिनके पास ट्रेंड आर्मी थी, एंड दे वर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर इन दैट सेंस कि दे सेंट देयर आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। मतलब उनके पास अपने सोल्जर्स थे, अपनी आर्मी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो अपने सोल्जर्स को भेज चुके थे। लेकिन हमने वो नौबत ही नहीं आने थी। हमारा पार्टीशन हुआ था, फ्रीडम हुआ था, हमारी आर्मी भी अभी डिसऑर्गेनाइज थी, बहुत सारी
चुनौतियां थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है, लेकिन बिस्मार्क से ज़्यादा डिफिकल्ट काम हमारे लिए था। खैर एनीवे, उधर हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ यह बताना कि दुनिया यहाँ सीख सकती थी हमसे, न्यूली इंडिपेंडेंट एशियो अफ्रीकन कंट्रीज सीख सकते थे। अब अफ्रीकन कंट्रीज में अधिकतर तुम देखोगे तो रेशियल वायलेंस, माने रेशियल कन्फ्लिक्ट है। एशियन कंट्रीज में भी रीजनल ट्राइबल रेशियल कन्फ्लिक्ट है, और जानबूझ के वेस्ट जो भी इंपीरियलिस्ट पावर्स आए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इनक्लेव बना दिए। तो मिल बैठ के निगोशिएशन करना चाहिए, मिल बैठ के निगोशिएशन अगर करने से कोई रास्ता निकलता, हम ऐसा नहीं कहते कि निगोशिएशन हमेशा कारगर होता है, फिर भी बल प्रयोग करना पड़ता, लेकिन निगोशिएशन का एक रास्ता तो खुला रहना चाहिए। सियरली जो बल प्रयोग है वो तो समस्या का समाधान नहीं है। तो इस तरह से, जैसे उसमें भी जवाहरलाल नेहरू कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर स्टेट मर्ज्ड, योर बिहेवियर वुड बी ट्रीटेड एज अ हॉस्टाइल टू इंडिया एंड इंडिया वुड नॉट टॉलरेट दिस। मतलब नेहरू कह उठते थे कि अगर आप हमसे निगोशिएट नहीं करते हैं तो आपके इस बिहेवियर को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा, इसका दंड मिलेगा। बस वल्लभ भाई पटेल नेहरू को समझाते थे, आप शांत रहिए, हम देखते हैं। और वल्लभ भाई पटेल उसको बहुत टैक्टफुली मैनेज करते थे कि हम हमसे 3 ही सब्जेक्ट मांग रहे हैं, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार। और यही 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड communication, which you had never enjoyed even earlier, because they had been being enjoyed by the British earlier, and now please shift and transfer this rights to us। मतलब इससे पहले ब्रिटिश ने इसको एंजॉय किया था, आपने तो पहले भी नहीं कभी किया, अब इसको हमें दे दीजिए आप। अब तीसरे इश्यू पर आपको लाता हूं, ये दूसरा हो गया। तीसरा, इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, मैं स्टूडेंट्स, मेरी दिली इच्छा है कि एक लेक्चर में ऐसा दूं जिसमें दुनिया में डेमोक्रेसी को उद्भव होते हुए और यहां तक पहुंचते हुए दिखा सकूं, ताकि हमारे ऑडियंस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की यात्रा करते हुए पास्ट से प्रेजेंट में आ सके और फिर डेमोक्रेसी को बनने की पूरी कहानी समझ सके। जैसे पश्चिम में आप अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो सब जो रेवोल्यूशन हुआ तो इट वाज नॉट द ट्रू डेमोक्रेसी। Here you will find somewhere in French Revolution you will find, या अमेरिकन रेवोल्यूशन कहने के लिए तो रिपब्लिक था, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को उन्होंने नहीं अपनाया, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को नहीं अपनाया। महिलाओं को बहुत बाद में मताधिकार मिला, यूएसए में 1920 में मिला, ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, 1928 में मिला। तो वो लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, और तर्क यह था कि हमारा अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेमोक्रेसी के लायक नहीं हुआ है। और फिर फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, एक तो रशियन रेवोल्यूशन हो गया तो साम्यवाद आ गया, जो कोई ना कोई कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के सामने एक बिगर चैलेंज था। इसके अलावा भी और भी बाध्यता आ गई, जैसे अब महिलाएं बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट हो गई, वर्कर्स बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई, तो आप बहुत समय तक उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। अंत में आपको फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपनाना पड़ा। अब जब हमें आज़ादी मिली, सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू, हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को, अब हमारे सामने तो क्या है कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे तो बहुत प्रबुद्ध नेता थे, और मोस्ट ऑफ देम वेयर द वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल। वो अच्छी तरीके से उस बारीकी को समझ रहे थे, लिबरल गवर्नमेंट की बारीकी को समझ रहे थे। तो हम लोगों ने शुरू से ही मन बना लिया था, बल्कि आप यही समझ लीजिए कि जब हमने नेहरू रिपोर्ट रखा था 1928 में, जो मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, आप तो नेशनल मूवमेंट पे जानते होंगे, तो उन्होंने भी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का प्रावधान रखा था। तो यह बात हम लोगों के दिमाग में थी कि डेमोक्रेसी ही हमारा फेट है, हमारा भविष्य है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो डेमोक्रेसी से कम पर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते थे, 1 मैन 1 वोट, क्योंकि उनको मानना था कि भाई देखिए, SC ST को जस्टिस तभी मिलेगा जब 1 मैन 1 वोट की स्थिति आएगी। तो हम लोगों के लिए तो डेमोक्रेसी का मामला नॉन निगोशिएबल था। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, अब वह बार बार इंडिया की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे भाई इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं सूट करेगा, कैसे डेमोक्रेसी इंडिया लाएगा। इंडिया की लिटरेसी रेट मात्र 16% है। इंडिया इवन
खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिया में बहुत एक्यूट पॉवर्टी है, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन है, रीजनल डिफरेंसेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम से इंडिया सफर कर रहा है। इंडिया अगर डेमोक्रेसी को अपनाता है तो डेमोक्रेसी डज नॉट मीन फॉर इंडिया। ये डेमोक्रेसी का इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है कि इंडिया जैसे देश को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का था, क्लीमेंट एटली, उन्होंने नेहरू को लिखा, क्योंकि नेहरू से उसका थोड़ा पर्सनल मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन था और नेहरू से उसका ट्यूनिंग भी बैठती थी। तो नेहरू को उसने लेटर लिखा, उसने कहा कि अगर मेरी राय मानिए तो आप इनलाइटेंड मोनार्की ले आइए, मतलब प्रबुद्ध राजतंत्र स्थापित कर लीजिए। डेमोक्रेसी या रिपब्लिक है वो इंडिया को सूट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जो यूरोप में लिबरल आइडियाज या उदारवादी विचारधारा का विकास हुआ, तो उसी से एशियन बुद्धिजीवी प्रभावित होकर एशियन बुद्धिजीवी डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं। परंतु सच्चाई यह है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक एशिया के लिए है ही नहीं। और उस समय क्या हुआ था कि एशिया में कुछ देशों में रिपब्लिक का एक्सपेरिमेंट हुआ था। जैसे आप कहेंगे तो तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, हालांकि वो एशियन नहीं था, यूरोपियन था, लेकिन मतलब अदर देन द यूरोपियन कंट्रीज था, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज था। तो उसका भी जो कल्चर था वो एशियन की तरह ही था। या आप कहेंगे तो चाइना में डॉक्टर सन्यास सेन ने एक रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया था। तो कुछ कंट्रीज में इस तरह से रिपब्लिक एशिया में आए थे। जो कुमिंगतांग पार्टी के अधीन चाइना में 1912 में रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ था, उस सबका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था। और सारे जो रिपब्लिक थे, या तो वो मोवोक्रेसी में बदल गए थे, मतलब भीड़ तंत्र में बदल गए थे, या फिर वे एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल गए थे, मतलब निरंकुश शासन व्यवस्था के रूप में बदल गए थे। तो एटली ने उनका भी एग्जाम्पल दिया कि देखिए कहीं भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप क्यों डेमोक्रेसी का ख्वाब देख रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन इंडिया एडमेंट था कि नहीं, वी हैव टू एडॉप्ट द ओनली मॉडल दैट इज द डेमोक्रेटिक मॉडल। तो हमने नहीं माना, हमने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया। आप कहो कि इससे दुनिया को क्या मिला, तो आपको मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र होने वाला, इंडिपेंडेंट होने वाला पहला नेशन, पहला कंट्री कौन था? इंडिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, 1947 में इंडिया को आजादी मिली। तो इंडिया पहला इंडिपेंडेंट कंट्री था। और उसके बाद एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका 1948, बर्मा 1948, फिर साउथ ईस्ट एशिया में आप जाइए तो वहां, और फिर अफ्रीकन कंट्रीज, घाना 1958, वहां से शुरू हुआ तो ये दौर चला। तो अब पूरी एशियो अफ्रीकन कंट्रीज की नजर अपने बड़े भैया इंडिया की तरफ थी। इंडिया क्या करता? अगर मान लीजिए इंडिया डेमोक्रेसी नहीं लाता, डेमोक्रेसी से मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इंडिया नहीं अपनाता, यानी वन मैन वन वोट नहीं करता, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार नहीं करता, तो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज थे वह भी डर जाती, वह भी पीछे हट जाती। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अदर एशियाई अफ्रीकन कंट्रीज नहीं अपना। लेकिन इंडिया ने हिम्मत की, उसने कहा नहीं। और जब हमने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव 1951-52 में करवाया, इट वाज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, क्योंकि इतने सारा वोटर्स कहीं भी चुनाव में किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हिस्सा नहीं लिया था। और सारे वेस्टर्न कंट्रीज की निगाह हमारे ऊपर थी और हमने उस इलेक्शन को सफल बनाया। दुनिया भर के पर्यवेक्षक हमारे यहाँ देखने आए थे कि भाई इंडिया में लिटरेसी रेट इतनी कम है, कैसे सफल होगी। लेकिन हमने उस इलेक्शन को भी सफल करके दिखाया और ये बातें सिद्ध हो गई कि इंडिया डेमोक्रेसी के लायक है। और इतना ही नहीं, हमने पिछले, अब तो 77 ईयर्स का आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी बचा हुआ है। ये बातें कहीं ना कहीं सिद्ध ये कर रही है कि अगर हमने डेमोक्रेसी नहीं अपनाई होती तो शायद एशियो अफ्रीकन कंट्रीज भी पीछे हट गए होते। इसी पर योगेंद्र यादव का कहना है कि इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट और वेरी एप्ट रिमार्क उन्होंने दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने तो प्रजातंत्र के विचार का ही प्रजातांत्रिकरण किया। यहां पर जो आप टर्म देखते हो ये क्या है? यह है कि प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण। प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण।
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा है। तो तीसरी चीज हो गई। अब देखिए, दैट इज फोर्थ वन। अब फोर्थ वन में मैं बताऊं, एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ नेशन बिल्डिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये साधारण चैलेंज नहीं था, इट वॉज अ बिगर चैलेंज फॉर इंडिया। क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब इससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ नेशन बिल्डिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसका मतलब है राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक मॉडल, राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक मॉडल, विविधता में एकता। विविधता में एकता। अब देखिए, हमें आपको ये बताना चाहता है कि एक्चुअली जिसको आप नेशन कहते हो, अब चाहे आज की तारीख पे हम अपनी परंपरा में खोजे, अपनी संस्कृति में खोजे, वो तो एक अलग चीज है। क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो विवादों के लिए काफी स्पेस है, और हम इतनी उदारता जरूर बरतने की कोशिश करते हैं कि दूसरे विरोधी विचार को भी सुने, और हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस की यही खूबसूरती भी है और यही स्ट्रेंथ भी है। तो चलिए, ये तो एक अलग बात हुई कि हमारी अपनी संस्कृति में कहाँ राष्ट्र था, क्या था। लेकिन जो राष्ट्र हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया, एक वेस्टफेलियन मॉडल ऑफ नेशन स्टेट, वह पश्चिम की देन है, इसमें कोई राय नहीं। क्योंकि जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा के आधार पर, जैसे अब हम लोग के यहाँ थी, तो जम्बू द्वीप की अवधारणा थी, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप। तो मतलब क्या है कि एक, मतलब उन्होंने जो राष्ट्र क्रिएट किया, उनका मॉडल अलग था। लेकिन हुआ ऐसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक तो उन्होंने पूरी दुनिया पर रूल किया, तो उन्होंने सबकी एक भौगोलिक सीमा खींच दी। जैसे अब मान लो यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, या फिर डुरन लाइन जो अब तो पाकिस्तान के लेगेसी है, ये तो हमने नहीं खींची, वही खींच कर चले गए थे। तो मतलब यह हुआ कि हम को एक भौगोलिक सीमा वो देकर चले गए। लेकिन हम तो उपनिवेश के तौर पर थे, राष्ट्र नहीं बने थे। और पश्चिम में जो राष्ट्र बना था, वो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद का प्रयोग वेस्टर्न यूरोप में हुआ था। तो वेस्टर्न यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रयोग हुआ, और धीरे धीरे नेशनलिज्म मध्य यूरोप में और पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ा। हालांकि मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में नेशन बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया था, उसकी एक अलग कहानी है, जिसको आप बाल्कन संकट कहते हो। वह वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो नेशन बिल्डिंग का मॉडल है, वेस्टर्न यूरोप में बना था और बाद में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में गया था। अब जब हमें आजादी मिली, हम पहले देश थे जो अपने आप को एक नेशन के रूप में ढाल रहे थे। तो अब फिर समस्या आ गई। समस्या ये आई कि पश्चिम के जो देश है, उनका आकार, भौगोलिक आकार अपेक्षाकृत छोटा था, और उनमें सांस्कृतिक विविधता भी कम थी, क्षेत्रीय विविधता भी कम थी, और हम महाद्वीपीय आकार वाले देश थे, और हमें बहुत ज्यादा सांस्कृतिक विविधता थी, कल्चरल डाइवर्सिटीज थी, रीजनल डाइवर्सिटीज थी। तो क्या हुआ कि शुरू से ही जो ब्रिटिश थे, वो हमारे दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया इज नॉट नाइदर अ नेशन एंड इट कैन नेवर बी। ना तो इंडिया राष्ट्र है और न राष्ट्र हो सकता है। अब बताइए, 1888 में भारत में शासन करने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और वह ब्रिटिश अधिकारी जब रिटायर्ड होकर गए तो 1890 में, मतलब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया, और वह बाद में इंडिया नामक पुस्तक के रूप में छपी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रों का संघ है। उनका नाम है जॉन स्ट्रेची, उस ऑफिसर का। तो इंडिया राष्ट्रों का संघ है। इंडिया में बंगाली और पंजाबी में जितना अंतर है, उतना किसी दो यूरोपीय देशों के बीच नहीं है। तो ये बात कही। बाद में रुडयार्ड किपलिंग ने भी यही कहा कि इंडिया इज ए 4000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, इट कैन लर्न नथिंग न्यू। इंडिया सिंपली नीड्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड वी आर कैपेबल टू गिविंग इट टू इट। तो मतलब यह है कि इंडिया है, वो नेशन है नहीं, न इंडिया नेशन हो सकता है। इंडिया बेसिकली, उनका कहना है, राष्ट्रों का संघ है। चर्चिल ने भी कहा कि इंडिया अगर स्वतंत्र हो जाएगा तो इंडिया अपनी एकता और अखंडता को कैसे बनाकर रख सकेगा, क्योंकि इंडिया को अपने आप को चलाने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही और जर्मन सेना की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों को चारों ओर से चैलेंज मिल रहा था। और पश्चिम में जो राष्ट्रवाद का मॉडल आया था, वो एक भाषा एक राष्ट्र। जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र बना, अंग्रेजी भाषा के आधार पर ब्रिटिश राष्ट्र बना, और फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रेंच, और स्पेन के आधार पर स्पेनिश।
तो ये समस्या थी। हमारे यहाँ कोई एक भाषा पर वह सहमति नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, आकार बहुत बड़ा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। और एक मैं घटना आपको बताना चाहूंगा जो शायद आप विश्व इतिहास पढ़ोगे, या अगर आपने पढ़ा होगा तो इस पहलू पर आपका ध्यान होगा या होना चाहिए, या भविष्य में पढ़ोगे तो हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन। और पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वुडरो विल्सन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था। तो वुडरो विल्सन जब वो अध्यक्षता करने आया था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का, तो उसने एक वहां से यही कहते हुए आया था कि भाई ये अंतिम यूरोप का युद्ध सिद्ध होगा। हम जो जितने भी अल्पसंख्यक समूह है, भाषाई अल्पसंख्यक हैं और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं, उनको हम आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। यू विल गिव देम द राइट टू सेल्फ जजमेंट। हम उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे, मतलब उन्हें हम राष्ट्र बनने का अधिकार देंगे। अब माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि उस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में मतलब भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर अलग अलग राष्ट्रों को उन्होंने क्रिएट किया। जैसे चेकोस्लोवाकिया उसी समय बना, यूगोस्लाविया बाद में टूट गया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इस तरह से भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर और भाषाई पहचान पर उन्होंने राष्ट्र बना दिया। अब ये हमारे लिए और भी डरने की बात थी कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अलग अलग सांस्कृतिक समूह और अलग अलग भाषाई समूह को अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। बताइए कितने डरने की बात थी हमारे लिए, आप अनुमान करिए। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने दो बातें सिद्ध कर दी थी। एक बात कि अलग भाषाई और सांस्कृतिक समूह को अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, और दूसरा इसने यह सिद्ध कर दिया कि देखिए, राष्ट्र बनने के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति चाहिए। और ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने स्वतंत्रता के बाद अपना एक अलग मॉडल राष्ट्रवाद का बनाया, जो जिसको कहते हैं विविधता में एकता, जो एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए टेम्पलेट हो सकता। क्योंकि ये जो एशियाई अफ्रीकी देश है, उनमें जितनी विविधता थी, वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशन को उनके लिए सूटेबल नहीं था। उनके लिए सूटेबल कौन था? तो इंडियन मॉडल ऑफ नेशन। हमने जो राष्ट्र बनाए वो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए उपयुक्त था। क्यों? तो विविधता में एक था। मतलब हमने किसी पर भाषा थोपने की कोशिश नहीं की। राजभाषा अधिनियम लाया, हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी रखा ताकि गैर हिंदी भाषी को असंतोष ना हो। संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने पहले 14 भाषाओं को रखा 8th शेड्यूल में, अभी उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उसी प्रकार से जब दबाव आया नीचे से, जब राज्यों के द्वारा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, तो अंत में हम मान गए और 1956 में इस दिशा में पहल की। और पहली बार हमने भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया था, और 1956 में 14 राज्यों का गठन किया। तो वो जो हमने गठन किया जिस समय भाषाई आधार पर प्रांतों का, आप देखिए दुर्भाग्य, अगर शायद पाकिस्तान हमसे सीख पाता तो पूर्वी पाकिस्तान को इतना असंतोष नहीं होता। पूर्वी पाकिस्तान की सिर्फ यही मांग थी कि आप उर्दू के साथ साथ आप बांग्ला को भी वही इंपॉर्टेंस दीजिए। लेकिन स्वतंत्रता के शीघ्र बाद मोहम्मद अली जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान गए, और जाकर जिन्ना ने कहा कि आप लोग जितनी जल्दी बांग्ला को भूलकर उर्दू को अपना लीजिए, आपके लिए बेहतर। और 1956 में आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। अब देखिए, जब 1956 में हम लोग यानी भारत भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर रहा था, उस समय श्रीलंका में सिंगला भाषा थोपी गई थी तमिल लोगों पर। और परिणाम देखिए, साउथ एशिया का सबसे बड़े पर कैपिटा इनकम वाला देश था वो, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आती थी। लेकिन देखिए आज क्या हालत हो गई। तो एक कहावत है कि जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना, उसका वो ज्वलंत उदाहरण बन गया। तो ये हमने दुनिया को दिया। एशियो अफ्रीकन कंट्रीज अगर अपने आप को बचा सकते थे तो हमारे मॉडल से। अब पांचवा, लास्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन
a revolutionary impact on international relations. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्रांतिकारी प्रभाव अब देखिए, मैं अभी फिलहाल अपने ऑडियंस को इस बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि हमारे लिए विचार का विषय नहीं है कि हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाया वो कहाँ क्या या वो कहाँ तक सफल रहा, उसका मूल्यांकन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम यह भी नहीं करना चाहते हैं, यह चर्चा करना चाहते हैं कि आज जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वह कॉन्सेप्ट या मल्टी अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो नॉन अलाइनमेंट से कितना अलग है या पुरानी चीज ही नई बोतल में है, उसकी भी हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते कि यह जिस समय नॉन अलाइनमेंट, आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चाहे जो पढ़ा हुआ हो, हिस्ट्री में आपने जो पढ़ा हुआ हो, लेकिन हम उससे इतर आपको इस बात की तरफ इंगित करना चाहते कि कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडिया का था। अब सोचिए, आपको मैं ले चलता हूं 77 वर्ष पहले। अब आइए पीछे, आज के अगर बेसिस पर मूल्यांकन करेंगे, आज की दुनिया 77 ईयर्स के बाद आज की दुनिया बहुत अलग हो गई है। लेकिन 77 ईयर्स बैक जो दुनिया थी, उस दुनिया में मैं आपको ले चलता हूं। आप एक चीज बताइए कि जो 77 ईयर्स बैक जब हमें आजादी मिली, उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, शीत युद्ध। दो सुपर पावर एस्टेब्लिश हो चुके थे, यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। दोनों अपने पंडाल लगाकर बैठे हुए थे, दोनों अपने टेंट बनाकर बैठे हुए थे और एशिया या फिर के देशों को इशारा दे रहे थे कि तुमको विकास चाहिए, गरीबी से छुटकारा पाना है, हमारे कैंप में आ जाओ। अब हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो हम उठकर किसी एक कैंप में चले जाते, यूएसए के कैंप में या सोवियत रशिया के कैंप, या हम कहते कि हम दोनों में से किसी में नहीं जाएंगे तो अकेले पड़ जाते, क्योंकि दोनों सभी लोग मिलकर हंसते कि भाई अकेला कैसे जिएगा, अकेला चलो रे कहना तो आसान है, लेकिन अकेला चलना इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितना मुश्किल है। कितना एम्बिशियस हमारा प्रोजेक्ट रहा होगा जब स्वतंत्रता के समय ही हमने यह ठान ली कि हमें नॉन अलाइन्ड रहना है, हमें कोल्ड वॉर का पार्ट नहीं बनना है। और हमने उस समय कर्नल नासिर, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे, मिस्र के कर्नल नासिर, इन सभी से मिलकर और फिर एशियो अफ्रीकन, जैसे हमें आज़ादी मिली नहीं, हमने एशियाई संबंध सम्मेलन बुला लिया दिल्ली में। फिर 1949 में हमने इंडोनेशिया के मुद्दे पर एक एशियन नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। फिर 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ और फिर 1961 में बेलग्रेड में औपचारिक रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हम हम एक तरह से समझें तो सोवियत रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दो सुपर पावर के विरुद्ध एक तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे, जिसमें इंडिया हो, चाइना हो और थर्ड वर्ल्ड के बाकी नेशंस हो, और हम दोनों सुपर पावर से अलग अपने अस्तित्व को दुनिया में कायम रखना चाहते थे। हम यूएनओ में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते थे और हम जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है उसमें दबदबा तृतीय विश्व का स्थापित करना चाहते थे। हालांकि चीन के ट्रीचरस बिहेवियर के कारण यह नीति सफल नहीं हो सकी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत के 1 वर्ष बाद ही हमें चाइनीज डिबेकल का सामना करना पड़ा। फिर हमारी नीति भी बदल गई। लेकिन जरा उस स्थिति को सोचिए कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी, उस समय हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे बदला। अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो तृतीय विश्व के देश या तो इस खेमे में चले जाते या उस खेमे में चले जाते। अब आप ही बताइए, हमने इंटरनेशनल रिलेशन को तो बदल दिया। इंटरनेशनल रिलेशन में कितना बड़ा रेवोल्यूशन था नॉन अलाइनमेंट जिस समय आया था, उस समय की बात करी तो ये भी दुनिया को हमने टेम्पलेट दिया कि स्वतंत्र विदेश नीति,
क्योंकि हम अगर इस कैंप में उस कैंप में जाएंगे तो हमारी वह स्वतंत्रता जो अभी अभी हमने पाई है फिर गिरवी पड़ जाएगी। ये अपने आप में बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, ये दुनिया को एक टेम्पलेट के तौर पर था। अगर इंडिया सामने नहीं आता तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं खड़ा होता। व्यक्तिगत तौर पर कोई देश, इजिप्ट कुछ और बोल रहे होते, यूगोस्लाविया कुछ और बोल रहा होता, लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ उसमें भारत बहुत बड़ा पिलर बना है। और इस तरह से हमने दुनिया को इस फील्ड में भी दिया है। तो स्वतंत्रता के बाद फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, यही 5 चीजें हमने की। देखिए, पहला, एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पेरियलिस्ट पावर, प्रतिरोध की एक वैकल्पिक पद्धति अहिंसा एवं सत्याग्रह दुनिया को दिया। फिर पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हमने दुनिया को नजीर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी निगोशिएशन हो सकता है। तीसरा, हमने इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हमने प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण किया, जो बाकी एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए भी नजीर बन गया। उन्होंने भी प्रजातंत्र की पद्धति को अपनाया। और फिर चौथा, अल्टरनेटिव मोड ऑफ नेशन बिल्डिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमने राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मॉडल दिया कि तुम पश्चिम के मॉडल से अलग हटकर इस मॉडल के आधार पर राष्ट्र बनाओ, तुम सक्सेसफुल रहोगे। और फिर हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्रांति ला दी, और उस समय थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज ने इसको फॉलो किया। मेरा विश्वास है कि आप लोग मेरे इस मैसेज को, इस संदेश को समझ गए होंगे। यह एक ऐसा एरिया है जो अनचार्टर्ड है, इस पर और भी रिसर्च होना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, ये जो टर्म आता है इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें एक एजुकेशनिस्ट हैं, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, उनका नाम है सुनील खिलनानी। तो सुनील खिलनानी ने एक बड़ा अच्छा फ्रेज दिया है। उन्होंने कहा है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज द थर्ड मूवमेंट इन डेमोक्रेसी। उनका यह मानना है जो भारत को आजादी मिली वह स्वतंत्रता, मतलब भारत की आजादी थर्ड मूवमेंट इन डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र में तीसरा मूवमेंट है। पहला मूवमेंट था अमेरिकन रेवोल्यूशन, जब अमेरिका को आजादी मिली। दूसरा मूवमेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में एक रिपब्लिक स्थापित हुई। और तीसरा मूवमेंट है इंडिया का फ्रीडम, जो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज पर इंपैक्ट किया। तो मतलब इस पर रामचंद्र गुहा ने एक अच्छी बात कही, मुझे भी बहुत कन्विंसिंग लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिकी क्रांति ने दुनिया में क्या दिया दुनिया को, इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। और फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, सैकड़ों हजारों बुक भरे पड़े हैं। लेकिन इंडिया ने दुनिया को क्या दिया, इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं। इट नीड्स सम रिसर्च। तो मैं रिसर्च स्कॉलर से कहूंगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि किस एरिया में रिसर्च करें, तो यह भी एक आपके लिए थ्राइविंग टॉपिक हो सकता है। इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह इंडियन इंडिपेंडेंस ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और इस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं, फिर एक दूसरे लेक्चर के साथ आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।